मेरे शॉर्ट को दोबारा देखो, क्या कह रहा हूँ कि मैं एक कड़वा बात बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट को रिपीट कर रहा हूँ एग्जैक्ट, कि मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो लोग हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा आता है, ठीक है। और इस पूरे जो एग्जाम है इसमें ज़्यादातर जो हलवा है इसको अपर मिडिल क्लास ने खाया है। कुछ ही कम्युनिटीज़ पूरा फायदा ले रही है चीज़ों का। आप देखो ओबीसी में कितनी सारी कम्युनिटी के पास कोई फायदा नहीं पहुंचा आज तक। अदर जो कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज है, उनमें भी यही सिचुएशन है। आप देखो झारखंड में की जो ट्राइब्स है कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा। उस सेम कैटेगरी बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन तो है लेकिन फिर भी बिल्कुल उसका फायदा लास्ट तक नहीं पहुंचा। कभी किसी आईटी में जाना, आज का मुझे नहीं पता पर मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, जाकर देखना और एक पूछना कितने लोग कोटा गए थे या कितने लोग थे जिन्होंने कोचिंग करी नहीं और सिलेक्शन हुआ है। एक आदमी अगर मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज सबका कहानी वही थी। कोई फिटजी से, कोई एलन से, कोई कहाँ से, कोई कोटा में तैयारी किया, कोई दिल्ली में तैयारी किया, कोई जयपुर में तैयारी किया, सबकी कहानी यही थी। शुरुआत के 1-2 टाइम में बहुत फोड़ने वाली फीलिंग ही रखो, लेकिन जब आप नहीं कर पा रहे हो तो परेशान मत हो। आप अपनी परिस्थिति देखो, अगर आप आगे आपको फैमिली सस्टेन कर सकती हो तो एग्जाम दो, नहीं कर सकती हो तो आप अपने प्लान बी पे काम करो, खुश रहो। बस मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। मैं बार बार कह रहा हूँ मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। बस अब लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ये फोमो क्रिएट कर चुके हैं कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हमने क्या गलती की थी उस एपिसोड में, अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई जिंदगी ज़्यादा कीमती है और फिर हम ही नेगेटिव कर रहे हैं, हम ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। यार मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ और तुम मुझे ही कह रहे हो। दूर तक मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, बल्कि हम तो फेलियर हैं इस एग्ज़ाम में। ऑल्दो वी ट्राई टू बिकम IAS बट वी कुडंट मेक इट। मैंने मेरे सारे वीडियो में एक बार बोला था कि भाई मेरा सेटअप नहीं है, मेरे पास कभी भी मेरी क्लास बंद हो सकती है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, जब भी इन लोगों को लगेगा कि बंद करना है तो कर देंगे। बस वही हुआ, मैं शायद 7-8 सेशन ले पाया। मैथ्स मैंने ऑलमोस्ट कर दी थी, रीजनिंग नहीं हो पाई थी। टॉपर से एक कमेंट है कि कनिष्क कटारिया पे जो कमेंट हो गया था, यहाँ पे एक मतलब ये दिखता है ना, कनिष्क कटारिया भी वेल ऑफ फैमिली से था लेकिन हार्ड वर्क उन्होंने किया था। तो उसका हम कैसे देखेंगे? मतलब यार इसको मेरा कहने का ये मतलब था कि हार्ड वर्क तो था लेकिन रिसोर्स में थोड़ा सा ईज था, बस मैंने ये कहा था। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ही वॉज नॉट हार्ड वर्कर। भाई ही वॉज हार्ड वर्कर। उसकी जेई रैंक बहुत तगड़ी थी, मतलब आई थिंक टॉप 50 में था शायद वो जेई में, वो जीनियस था। हम सबकी लाइफ में चैलेंज है यार, तो लेकिन चैलेंज की इंटेंसिटी क्या है? आप कैसे बाइनरी देख सकते चीज़ों को? स्केल है ये पूरी, उसमें क्या होता है एक तरफ 1 है एक तरफ 0 है और बीच में बहुत सारी बैंड्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा मोटा मोटा कि भाई चैलेंज कैसे। घर वालों की याद बहुत आ रही है, ये भी एक चैलेंज है। और एक इंसान रोटी नहीं है शाम में खाने के लिए, ये भी एक चैलेंज है। मेरी क्लास जो बच्चे करते हैं वो सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने शायद इकोनॉमिक NCERT पूरी पढ़ाई, पॉलिटिक NCERT पूरी पढ़ाई इन्हीं दिनों में, कुछ दिनों में। उसके बाद मैंने CSET का कोर्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पूरी पढ़ा दी थी, PYQ करवा दी थे टॉपिक वाइज, और थ्योरी पूरी पढ़ाई थी उसके अंदर। तो जितना कर सकता था करा था, लेकिन सेटअप दूसरों का था तो मैं हेल्पलेस था। माँ बाप से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये बात कि यार अपने बच्चों को सिर्फ इतना कहो कि भैया करो बस और मस्त रहो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो उससे भी ज़्यादा ठीक। बस अपने बच्चों को दबाव मत डालो। वो शायद वीडियो है ना बहुत ध्यान से नहीं देख रहे थे और शब्दों को फोकस नहीं कर रहे थे। शब्द हमेशा मॉडरेट थे। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने एक बार बोला था कि अपने वीडियो में कि भाई ज़्यादातर सिलेक्शन स्टेबल माइंड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होता है, तो आप फोकस करते ज़्यादातर, ओनली नहीं था वो। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ थे दिनेश। फिर से दिनेश को आपने देखा होगा, मतलब उसका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था हमारे इस पे, तो हमने सोचा क्यों ना उसे वापस बुलाया जाए। सो दिनेश, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। शुक्रिया। सबसे पहला कमेंट है हमारे पास कि इस बंदे को दोबारा बुलाओ। तो अनुज शर्मा हमने बुला लिया दिनेश को। ठीक है। मतलब किसी ने, प्राउड गर्ल ने बोला है कि हु इज ही IAS? दिनेश IAS हो गया? तो नहीं भाई बिल्कुल नहीं, दूर तक मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, बल्कि हम तो फेलियर हैं इस एग्ज़ाम में। ऑल्दो वी ट्राई टू बिकम IAS बट वी कुडंट मेक इट। बट देखो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या ही हूँ। हाँ सही है, ये देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करता है। मैं तो IAS नहीं बना बट मैं सक्सेस को 2 तरीके से देखता हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और सच बताना मुझे बहुत पसंद है ये पढ़ाना। मेरे लिए एक ऐसा काम है जो मैं कभी बोर नहीं हो सकता, जिसको मैं काम की तरह नहीं देखता। अगर कोई मुझे मतलब पैसे ना दे तो भी मैं ये काम कर सकता हूँ। सो दैट मच आई लव। तो इन दैट वे आई एम सक्सेसफुल। मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और आई एम बाइंग माई ओन प्लेट। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी को जॉब देना चाहिए कि सक्सेस हो और नॉट। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि हाँ बिल्कुल मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मुझ में शायद वो ताकत नहीं, दम नहीं, कुछ भी बोल लो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता, until unless you are not the part of exam you cannot understand. There are many people, शायद उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तभी शायद वो इस तरह के हार्श वर्ड बोल सकते हैं। इन रियलिटी अगर आप एग्ज़ाम का पार्ट रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई हार्श वर्ड बोल सकता है। रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया था AIR 8 का, अभी है ना, वो वीडियो भी आया नहीं है, आने वाला है। तो बहुत देर तक हम लोगों ने बात की, बुद्धा जयंती पार्क में वो शूट हुआ और पार्क में हम बैठे बैठे बात कर रहे थे। तो सच में उस इंसान ने कभी ये नहीं कहा कि जो मतलब फ़ेल हो जाते हैं उनमें कोई चीज़ की कमी है। मतलब वो इंसान ने एक ही बात बोली कि अगर कोई डेयर भी करता है ना अपीयर होने की तो वो भी इक्वली रेस्पेक्टेबल है।
अगर आप सही से अपनी ईमानदारी से मेहनत डालते हो तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो नहीं होना ही है। तो ठीक है ना, मैं तो 99.9 लोगों में हूँ, 1% लोगों में नहीं हूँ, तो ज़्यादातर तो मेरे जैसे ही लोग हैं। अब जीना तो आप छोड़ नहीं सकते, तो इन दैट वे आई थिंक ये देखने का पर्सपेक्टिव है कि मैं IAS हूँ या नहीं हूँ, इट्स ऐसे स्मॉल मार्जिन। प्री का तो आप हाल देख ही रहे हो, CSET का पेपर तो आप देख ही रहे हो, और मैंने सच में मदद करने की कोशिश की है। I will not take the name of coaching, but I have teach CSET full CSET course on YouTube free of cost। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया है, तो मैंने मदद करने की कोशिश की जितना मैं कर सकता था। NCERTs भी पढ़ाई हैं, और मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता था, और मैं खुश हूँ इसमें। ये बट मैं IAS नहीं हूँ, ये आंसर है। नहीं, बहुत लोगों को शायद को पता नहीं होता कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आपकी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है जो आप डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बदले कि यू आर IITian। हाँ, मैंने मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स IIT कानपुर से किया है, बट आज शायद उस बात की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, इम्पोर्टेंस है क्योंकि IIT से पास आउट है, लाइक यही नहीं है, लाइक बहुत लोग बोल रहे थे ना कि कौन है क्या है, तो हाँ, ये भी एक क्रेडिबिलिटी है या एक ऐसा बंदा नहीं है। मैं कमेंट्स में कई लोगों में ये था कि वो शायद वीडियो है ना बहुत ध्यान से नहीं देख रहे थे और शब्दों को फोकस नहीं कर रहे थे। शब्द हमेशा मॉडरेट थे, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने एक बार बोला था कि अपने वीडियो में कि भाई ज़्यादातर सिलेक्शन स्टेबल माइंड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होता है, तो आप फोकस करते ज़्यादातर, ओनली नहीं था वो। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप शब्दों पे ध्यान दें। मैंने कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बातें की हैं, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इतने एक्सट्रीम पे बोलूँगा। मैंने हमेशा कहा ज़्यादा, कम, संभावनाएं, कहीं पर भी मैंने एक्सट्रीम शब्द नहीं बोले। लोगों ने कहा कि 12th फेल भी देखनी चाहिए मुझे, बट वो एक एग्ज़ाम्पल है, और एक्सेप्शंस को आप नॉर्म नहीं बना सकते। और वो रिजल्ट आ गया तब वो स्टोरी बाहर आ गई, रिजल्ट नहीं आता तो स्टोरी आती भी नहीं। कितनी सारी स्टोरियाँ हैं जो नहीं आती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक एग्जांपल को लेके इस्टेब्लिश कर देंगे उसे। वो तो एक्सेप्शन एग्जांपल था जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया सर ने और उनका हो गया। आई रियली हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम। बट ठीक है, मैं उस सारे एग्जाम्पल को लेकर के जो मार्केटिंग हुई है इस एग्ज़ाम की, मैं उसको सपोर्ट तो नहीं कर पाऊँगा। मैं हमेशा आज अपनी इस बात पे आज भी मतलब मैं बिल्कुल उतना रुका हुआ हूँ कि ये एग्ज़ाम सोच समझ के, अपने हालातों को देख के, अपनी इच्छा को देख के और बाहर से बिना इन्फ्लुएंस हुए आपको करना चाहिए। मैंने अभी इतने सारे रैंकर से भी बात की है। मैं अभी जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे डिस्कशन होता है, तो सभी लोगों ने कहा कि बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करता। आप परजीवेरेंस भी तभी दिखा पाएंगे जब आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है उस चीज़ के लिए। अदरवाइज जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो बहुत बहुत ही कम होता है। AIR 8 में उन्होंने पहला प्री क्लियर किया, मेंस फेल किया, फिर प्री में वो फेल हो गए, फिर थर्ड अटैम्प्ट में वापस मेंस फेल हो गए, फोर्थ अटैम्प्ट में वापस प्री फेल हो गए, फिफ्थ अटैम्प्ट में उनकी रैंक आई। तो वो परजीवेरेंस उनमें उनके इंटरनल मोटिवेशन से था, मतलब बाहर से नहीं था। तो आज भी मैं अपनी बात पर रुका हुआ हूँ। दिनेश, अभी आपके बारे में बात हो ही रही है, तो एक कमेंट ये भी आया था कि जो कभी प्री नहीं निकाल सकते वो सिलेक्शन के बारे में ज्ञान पेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी प्री में फेल नहीं हुआ, तो उनको पता नहीं है। कोई बात नहीं है, मतलब नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीवन। बहुत सरल बात है, कोई जानता नहीं है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं ओपिनियंस की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। इस पॉडकास्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि हम एग्ज़ाम की डिसरेस्पेक्ट करें, हम जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी डिसरेस्पेक्ट करें, या मेरे अंदर कोई जेलसी है जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मेरे ख़ास दोस्त बहुत अच्छे सेलेक्टेड हैं और रैंक्स पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेट्रेट है। बट बस हम दूसरा पर्सपेक्टिव डिस्कस करना चाहते थे। क्या हम दूसरा पर्सपेक्टिव डिस्कस नहीं कर सकते? क्या कोइन का दूसरा साइड नहीं देखना चाहिए? बस उतनी सी बात थी। लेकिन यही है कि ये दूसरा पर्सपेक्टिव जो हमने लाया तो काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। जैसे काफ़ी कमेंट आए, जैसे एक दिवाकर का है कि ये होते हैं पॉडकास्ट, एक है इस बंदे को सच बोलने की गंदी आदत है। तो ऐसे काफ़ी कमेंट्स आए तो कि इतना सच भी नहीं बोलना था। एक्चुअली अगर कोई को तो बोलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं है ना, मतलब कितना भी झूठ बोल लो भाई, मेरे को कोई कोर्स बेचना नहीं है, इंस्टीट्यूट भी नहीं खोलना, और अगर मुझे पढ़ाना भी है तो मैं बहुत सच्ची ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। जितना बेस्ट मैं स्टूडेंट्स के लिए कर सकता हूँ इतना मैं करता हूँ। और सच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी है ना कहीं उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है।
और मैंने बहुत बार बोला था कि क्योंकि उनकी वैल्यू से मेरी वैल्यू शायद टकरा रही थी, उनकी सोच से मेरी सोच शायद टकरा रही थी, पर मैं आज भी कह रहा हूँ मेरी किसी भी सोच के साथ टकराव नहीं है। बस मैं तो ओपन माइंड से सारी संभावनाओं पे बात करता हूँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वहाँ पे भी चांसेस है, यहाँ पे भी चांसेस है, तो बस मैं उन चीज़ों की बात करता हूँ क्योंकि हमें समझना ही होगा। देखो हम लोगों ने जो मेन बात थी बेरोजगारी की बहुत बात करी थी वहाँ पे भी, तो अभी बताओ क्या ILO की जो रिसेंट रिपोर्ट है इंडियन एम्प्लॉयमेंट पे, क्या वो बात उस बात को सत्य नहीं बताती है? आपको बिलीव नहीं होगा, रिपोर्ट में साफ कहा है कि 83% जो बेरोजगार है वो तो युवा ही है भारत में। आप ठुकरा दीजिए मेरी इस बात को, मेरे अगर सच अच्छा बोलने से आपके घर में अच्छी जॉब आती है, पैसा आता है, शोहरत आती है, तो मैं तो अच्छा खूब बोलूँगा, लेकिन हमें बदलने के लिए सच को समझना पड़ेगा, सच का सामना करना पड़ेगा। ILO की रिपोर्ट ने साफ कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी की जो दर है वो डबल हुई है। तो सोचो, मतलब सोचने की बात तो है कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो एक मतलब अटैचमेंट है गवर्नमेंट जॉब से वो कहीं ना कहीं हमें धकेल तो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस बार भी बोला था कि इंडिया की ग्रोथ तो होनी है, तभी मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन है। आप देख लो, किसी को भी देख लो, जो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या वर्ल्ड बैंक हो, सबने भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट है बहुत अच्छा किया है। सबने कहा है कि 7 to 8% से हम ग्रो करेंगे ही करेंगे इस साल भी और अगले साल भी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या लास्ट माइल तक जाएगा? क्या उसका फ़ायदा सिर्फ थोड़े ही लोगों तक रह जाएगा? ये बड़ा सवाल है सोचने का। तो मैंने बस लोगों से ये कहा था कि ग्रोथ का फ़ायदा तभी होगा जब हम लोग आगे बढ़ के दूसरे जो इकोनॉमिक एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। स्कोप भारत में बहुत है। अब आज भी मैं यही बात बोल रहा हूँ, और डेटा, रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या जब लोगों ने कहा कि यार तो बहुत नेगेटिव इंसान है, तुम देखो जो हैप्पीनेस इंडेक्स को देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा होता कि मैं बहुत नेगेटिव दिख रहा था तो भारत देश में तो सबको खुश होना चाहिए था, तो हमारा जो रैंक तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड के बराबर होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ सच्चाइयों पे बात कर रहा था कि हम बदलें, कल तो बेहतर बनाएं, लेकिन कल को बेहतर बनाने के लिए आज को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कल को बदलना चाहते हो तो आज में जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिक्स करना होगा। और मेरे हिसाब से अभी भारत में मतलब चीज़ें ठीक नहीं है, युवा के साथ चीज़ें ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग मतलब चाहे वो मेंटल हेल्थ के ऊपर या एंजाइटी के ऊपर, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब प्रॉब्लम्स तो फेस कर ही रहे हैं। इसमें एक बस ये निगेटिव वाली बात कही ना, बहुत लोगों का पॉडकास्ट का ये था कि बहुत निगेटिव व्यू है, आप हमें डीमोटिवेट करें। तो इसमें ये होता है वो मोटिवेशन कब तक चलेगा? अंदर अगर आपने डिसीजन लिया है UPSC कर रहे हैं तो वो आपको 1 साल 2 साल आप सस्टेन कर सकते हैं, बाद में लाइक वो थोड़े तो वो जो पिलर्स हैं हमारे बिलीफ के वो शेक होने लगते हैं। ये बस ये थी कि अगर आप बस एक रील देख के मत आई UPSC में, आजू बाजू के बहुत सारे जो ये है ना क्या बोलते हैं डायरेक्शन, मतलब वो सब देख के आप आ जाओ। अपना हिस्सा देखो, आप कितने भीतर पढ़ने में हैं, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर आपका नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा यार। ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपना एक भी मिनट ऐसी जगह मत बिताओ जो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी ज़िंदगी का हर एक कीमत मतलब हर एक जो मोमेंट है उसको बेस्ट बनाने के लिए काम करो। मैंने किसी को डिमोटिवेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और मैंने खुद भी एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है, तो मेरा भी सपना था कि मैं बनूं, लेकिन डेफिनेटली मुझे आज कोई रिग्रेट भी नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मैंने सीखा ही है। और मैं आज भी, मैंने शुरू में बोला था कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे खुशी दे रहा है, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई लोगों ने कहा कि यार तुम क्या इनोवेशन कर रहे हो, तो इनोवेशन टीचिंग में नहीं होता क्या? भाई पढ़ाने के तरीके में, कंटेंट डिलीवर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होता है, तो आप अच्छा इनोवेटिव चीज़ें हर जगह कर सकते हैं। ये बस एक अदर साइड ऑफ कॉइन थी। 99% लोगों की ये भी होता है, ये भी होता है। तो हम लोग का कोई स्कोप ही नहीं था कि हम किसी को डिमीन करें यार। मतलब मैं कौन होता हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई मैं फेलियर हूँ, बहुत बड़े वाला फेलियर हूँ मैं। आई एम सॉरी, बट आप लोगों ने बहुत गलत तरीके से चीज़ों को ले लिया था। और आप प्लीज़, यहाँ पे किसी ने लिखा है हाउ टू जस्टिफाई योर फेलियर। हाँ, मैं जस्टिफाई तो यही है कि हाँ मैं शायद काबिल नहीं हूँ, या जस्टिफाई की एक्सेप्टेंस है ये तो। हाँ, मैं जस्टिफाई कर भी नहीं रहा हूँ भाई, मेरे UPSC की मार्कशीट ही जस्टिफाई कर रही है कि भाई शायद मुझ में काबिलियत नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात, तब ठीक है, यहाँ पे क्या डिबेट करें। और सही बताऊँ तो इस वाले पॉडकास्ट में मैं काफ़ी वैसा फील कर रहा था कि शुड आई आंसर पीपल, मतलब मैं काफ़ी ऐसा सोच रहा था कि मुझे क्यों आंसर करना चाहिए, वो उनका पर्सपेक्टिव है।
और आज भी मैं एक बात बोलूँगा, मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं तो मैं हर किसी के लिए रेस्पेक्ट रखता हूँ, ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, वो मेरा ओपिनियन था, लेकिन एक बार फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप वापस से वीडियो देखो, मेरे हर शब्द पे ध्यान देना कि कहाँ पे मैं मतलब एक्सट्रीम हो रहा हूँ या मैं कहाँ पे सिर्फ मॉडरेट हूँ या मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। हमने हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ की बात की, कहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे कम प्रोबेबिलिटी है। 0-1 तो कभी भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला आई थिंक। दिनेश की अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो हम लोग यहाँ पिन कर देंगे, आप देख सकते हैं। हाँ, और प्लीज़ हर वर्ड पे फोकस करना, कहीं कुछ एक्सट्रीम नहीं बोला हुआ, बस हमने बहुत सारी संभावनाओं की बात की ताकि बस हमारा दिमाग खुले। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की तो काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट हुए कि आपकी स्टोरी से। एक ने कमेंट भी किया कि मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास वाले अपनी हालत से लड़ते लड़ते कब ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनको पता ही नहीं लगता, फिर जब कंपटीशन की बात आती है तब ज़ीरो से शुरू करते हैं, बस हिम्मत की वजह से। रिसोर्स की कमी एक मेजर फैक्टर है फेलियर। रिसोर्स की कमी तो है ही, लेकिन अभी समय बदल रहा है। देखो आप सिविल सर्विस में भी ऐसा नहीं कि बहुत पैसों की ज़रूरत है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब तो समय बदल गया है, आईआईटी का भी बहुत कंटेंट आ गया, अब तो नीट का भी बहुत कंटेंट आ गया, लेकिन दुखद बात यह कि सुसाइड बहुत हो रहे हैं। आप देखो कोटा में मतलब अभी भी रिसेंटली भी शायद एक सुसाइड हुआ है। लोग नीट का एग्ज़ाम है शायद आई थिंक मई के फर्स्ट वीक में, और उससे जस्ट एक हफ्ते पहले ही कोई सुसाइड कर लिया। उससे पहले पूरे साल हुए। आई थिंक यूपीएससी के रिजल्ट के बाद भी कुछ सुसाइड हुए हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू में अभी नहीं निकला, तो उसके घर वालों ने घर पे बुला लिया कि सुसाइड ना कर ले। हाँ। तो सच में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा लोग हैं ना बहुत ज़्यादा ये फोमो क्रिएट कर चुके हैं कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हमने क्या गलती की थी उस एपिसोड में, अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है और फिर हम ही नेगेटिव कर रहे हैं, हम ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। यार मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ और तुम मुझे ही कह रहे हो मैं क्या बोलूँ इस बात पे। इसमें ये एक प्रॉब्लम हो सकती है क्या कि इतना मोटिवेशन भर दिया है कि थोड़ा भी यार दूसरा एक एंगल सुनने की क्षमता ही नहीं रही। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। पता है ज़्यादा जो एंट्री, सुपर एंट्री, ग्रैंड एंट्री इस तरीके से कर करके हमने किया है, पर हम सब ह्यूमंस ही हैं यार, हम सब ज़िंदगी जी रहे हैं, बस खुशी से जियो, जो मन आता है वो करो, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है वही करो। यही तो बोल रहे थे उस पूरे पॉडकास्ट में हम। और मैंने हर जगह ये नहीं कहा था कि भाई डरो मत, कुछ कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप ग्रेजुएट हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हो, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे हम, वो भी रिस्पेक्टेबल तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो हाँ, और मैंने कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक एवेन्यूज़ हैं, ट्राई करेंगे, भारत में बहुत संभावनाएं हैं। क्या दुनिया के बड़े बड़े इंडेक्सेस ये नहीं दिखा रहे कि हम ग्रो करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, बट मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी दूसरी तरफ देखोगे तो आपको भी संभावनाएं दिखेंगी। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कुछ ही लोग बिजनेस करते हैं और यूनिकॉर्न खड़ा करते हैं? वो हम सब में से भी कोई कर सकता है, हम सब में से भी कोई है जो जॉब क्रिएट कर सकता है। तो मैंने बस इन संभावनाओं की बात की थी। और एग्ज़ाम भी दो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम ना दो, लेकिन सोच समझ के अपनी परिस्थिति को ध्यान रख के करो। और फोमो जो है ना, ये बहुत मार रहा है यार लोगों को। मतलब सच बताऊँ हमारे साथ भी ये हो रहा है, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ तो हम लोगों को भी बार बार फील कराया जाता है कि शायद कुछ भी नहीं है, ऐसा ही फील कराया जाता है। एग्जाम तो दे ही दो, अभी दूसरे एग्जाम तो दे ही दो। पर मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एग्जाम नहीं, कुछ करो, मैं तुम तो फेलियर हो, हाँ, तुम चुप बैठो, ऐसे। और मैं टीचिंग कर रहा हूँ, क्या भारत में टीचर्स की कोई इज्जत नहीं? क्या भारत में ये चीज़ हम भूल गए कि भाई चाणक्य भी एक टीचर था यार? क्या फ्रीडम स्ट्रगल में हमने नहीं पढ़ा था कि भाई टीचरों का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशन अवेकिंग में? कैसे भूल जाते हैं यार हम कि टीचर्स की पोजीशन किसी समाज में इतनी नीचे नहीं गिर सकती कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? ये फोमो से दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसी बातों पे एक कमेंट भी आता कि MBA चाय वाला का भाई। हाँ, कि बड़ी बड़ी बातें करके जाओ और कुछ ऐसा कुछ नहीं है यार, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। और हमने किसी को ये भी नहीं कहा कि हमारी बात को एज इट इज़ ले लो। हमने सिर्फ बातें करके आप तक एक पर्सपेक्टिव पहुँचाया है। मैंने बस दूसरे पर्सपेक्टिव दिए, आपने अभी तक सिर्फ एक पर्सपेक्टिव सुना था, तो हमने दूसरे कुछ पर्सपेक्टिव और डिस्कस किए थे। लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि हमारी बात ही मानो या हम ही सही बोल रहे हैं। मैं भी गलतियां करता हूँ। मुझे बता दो कौन ज्ञानी आदमी से गलती नहीं हुई? क्या RBI गवर्नर इतना पढ़ा हुआ है? क्या भारत की इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए? क्या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे गलतियां नहीं होती? गलतियां सब करते हैं यार। और जो बातें होती हैं वो तो मतलब आप भी समझ रहे हो, पॉलिटिक्स में नेता कैसी कैसी बातें बोल देते हैं। वो तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही मतलब समझदार होंगे, वो अचीव भी कर चुके हैं उतना कुछ। PM CM बोल देते हैं यार ऐसी चीज़ें जो शायद मतलब बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है। IAS ऑफिसरों से निकल जाती हैं।
मतलब ऐसी बात है। अब मैंने ललन टॉप पे की स्टोरी देखी भाई, उसमें एक IAS ऑफिस, ये शायद हमारे बालतोरा की बात है, राजस्थान की, IPS बंदा था और पता नहीं किस गाड़ी में था और किस नशे में था, ड्राइवर चला रहा था 120-125 के ऊपर, और उस बंदे ने क्या किया, मतलब ओवरटेक किया और एक बाइक वाले को उड़ा दिया। एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी और बाइक वाले को उड़ा दिया। बाइक वाले की शायद ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या शायद थोड़ी बहुत जान बची होगी। आपको सोचो वो क्या किया होगा, उसने दूसरी गाड़ी मंगाई और चला गया। तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ मतलब सिर्फ हम जैसे लोगों से होती है क्योंकि हम खुद हुए, हमने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया। गलतियाँ सबसे होती हैं, और ज़िंदगी में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें लिख दी और शायद वहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा कि अज्ञात, एनोनिमस। कितनी प्यारी प्यारी बातें, शायद कविताएं और लाइक सोशल अवेकिंग बातें लिखी हुई हैं, और कभी नहीं लिखा कि वो कौन है, क्या उनकी कोई कीमत नहीं थी। मैं हमेशा बहुत डिसअपॉइंट फील करता हूँ कि मेरी बातों की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब आप फोकस करो कि मैं कह क्या रहा हूँ, कौन हूँ मैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी सेंस। वही आप ही की बातों पे भी एक कमेंट है कि भाई कड़वा नहीं तो बकवास कर रहा है, सुनी सुनाई बातों पर, स्पीक फैक्ट नॉट मूवी स्क्रिप्ट्स एंड रील्स। हाँ उनको ऐसा लगा है, बट ऐसा कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है भाई। मैंने भी पढ़ाई करी है मतलब तो मुझे नहीं लगता अभी कोई फेलियर पे, किसी फेलियर के बाद जो सक्सेस होता है उस पे ज्यादा मूवीज होती है यार। मूवी में तो हीरो जीतता ही है लास्ट में जाके, इसलिए मूवी में कोई सस्पेंस ही नहीं लगता। इसलिए हमने वो मूवी का छिछोरे मूवी का हमने एग्जांपल दिया। छिछोरे में मैंने बताया था कि भाई बास्केट डालनी थी उसको, लेकिन राइटर ने हराया हीरो को सिर्फ ये समझाने के लिए कि कोशिश की वैल्यू है। और गांधी जी ने भी खुद कहा था कि अच्छी कोशिश फुल विक्ट्री है। लेकिन ये और एक गाइस स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिव टॉक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री सोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सो इवन पुअर कैन एबल टू टेक अ गवर्नमेंट जॉब। अरे बाबा, मैं एक कह ही रहा हूँ कि मैंने अभी इस पॉडकास्ट में भी ये कहा कि नीट के एग्ज़ाम, IIT के एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम का चुनना, एग्ज़ाम में आने की चॉइस, ये सब बहुत ध्यान से करो। नहीं भी हो रहा है तो ज़िंदगी को साइड लाइन मत करो, ज़िंदगी से प्यार करो। भाई यही तो बार बार बोल रहा हूँ। मैंने कब कहा कि IAS की तैयारी मत करो? पूरे पॉडकास्ट में अगर एक लाइन कोई निकाल के दिखा दे जहाँ मैंने ये कहा हो कि IAS की तैयारी सही नहीं है, ये बात बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है। बस यही है ना कि सीखने आओगे ना तो ज़्यादा अच्छा इससे बेनिफिट ले पाओगे UPSC की तैयारी से, क्योंकि 99% तो नहीं होंगे ना क्लियर। डेफिनेटली। अब 10 लाख फॉर्म लगेंगे, सिलेक्शन तो 1000 का ही होना है। तो बस वही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से रहो कि हमने सीखा। दुख तो हमें भी होता है, रात को नींदें तो हमें भी नहीं आती, पर अब ठीक है, कोई बात नहीं। या ये भी हो सकता है कि जो न्यू जनरेशन है 16 या 25 में, वो जोश ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि यार मैं तो फोड़ ही दूंगा। हमें भी लगा था कि मैं तो फोड़ ही दूंगा फर्स्ट कोई हाँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो वाला पर्सपेक्टिव कोई बुराई नहीं है उसमें। जोश रखने में कोई बुराई नहीं है। शुरुआत के 1-2 टाइम में बहुत फोड़ने वाली फीलिंग ही रखो, लेकिन जब आप नहीं कर पा रहे हो तो परेशान मत हो। आप अपनी परिस्थिति देखो, अगर आप आगे आपको फैमिली सस्टेन कर सकती हो तो एग्ज़ाम दो, नहीं कर सकती हो तो आप अपने प्लान बी पे काम करो, खुश रहो। बस मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। मैं बार कह रहा हूँ, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। गलतियाँ मत करो। मुझे सुसाइड बहुत ख़राब लगता है, पता नहीं, मेरा तो मन करता है कि मैं कुछ ऐसा शुरू करूँ जो शायद मेंटल हेल्थ के लिए काम करे। बस एक बात इसमें, जो UPSC के जो मेंटर्स है ना, जो लोग सुन रहे हैं, कभी उनके पास चले जाना। फर्स्ट आई थिंक मंथ जो होता है प्योरली एकेडमिक होता है, लास्ट में सब मेंटल इशू वो उसके साथ डिस्कस करते हैं UPSC में। वहाँ पे जाके वो खुले हो जाते हैं। शायद जो कन्फेशन नहीं क्या होता है एक टाइप का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वहाँ पे हो जाता है। मैं तो बार बार बोला था इंट्रोस्पेक्ट करो। मैंने ये बात कितनी एम्फेसिस की थी कि बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, थोड़ा सा अपने आप को अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा सा देखो कि भाई क्या महसूस कर रहे हो। कि बहुत आसान है यार ये, बस खुद को वैल्यू करो, शांति से बैठ जाओ और चीज़ें निकल जाएंगी। मैं तो वो लाइन याद करता हूँ, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा कंटेंट तब निकलता है जब हम उदासी में होते हैं। मैंने कहीं सुनी ये लाइन, तो उसमें पता है इसने बोला कि ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि जो खुशी होती है ना वो थोड़ी सी देर ही ठहरती है, उदासी थोड़ी लंबी ठहरती है। तो शायद हम ज़्यादा समझ पाते हैं। विराज वैद्य बोल के उन्होंने लिखा है कि आई गेव 1 UPSC अटेम्प्ट, देन आई रियलाइज आई मस्ट हैव प्लान B एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये जो वो बोल रहे कि प्लान B होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। सही बात है। और हम तो शुरू से बोल रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल सब्जेक्टिव है।
सबके लिए अलग चीज़ें वर्क करती हैं यार। मेरी एक फैमिली बिजनेस है मान लो, और मेरे पापा को इतना पैसे हैं कि वो मुझे आराम से 6 अटैम्प्ट तक बिठा के बहुत अच्छी जगह रख करके सारे रिसोर्स दे सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो मैं वही सोचूंगा ना, आराम से ज्वाइन कर लूँगा। कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास थोड़ा सा है, किसी के पास शायद 1 अटैम्प्ट का है। तो आप सबकी कहानी अलग है। ये तो प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल अप्रोच करो, फिर तनाव भी नहीं आएगा आपका। और सच में पता नहीं किन लोगों ने ये कमेंट किया है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं इतने सारे रैंकर से मिलता हूँ, मैं संकल्प में रहा, वहाँ मेरे कई जानने वाले सर्विस में हैं। अभी मैंने रैंकर्स का मतलब जो इस साल जो टॉपर्स रहे हैं उनका इंटरव्यू भी किया है। सच में मैंने बहुत सारे इनपुट्स लिए हैं, लेकिन वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि होने के बाद शायद ही कोई इंसान है जो मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो मैं रैंक AIR 8 से यही कह रहा था बार बार कि भाई मुझे कोई नहीं सुनता, आप अपने मुंह से कुछ कह दो लोगों के लिए। तो उन्होंने अभी वो वीडियो रिलीज भी होगा, तो उसमें उन्होंने काफ़ी लेकिन आपको बहुत लोगों ने सुना है वैसे। हाँ, मैं पसंद भी किया है। मैं थैंक यू बोलता हूँ उन सब लोगों को। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और शायद हमने वापस से दोबारा करने के लिए तभी हम तैयार हुए, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे कि हमने कोई ऐसा वीडियो भी बनाया था। और आप जो टीचिंग का बोल रहे हो, तो एक पूजा यादव का कमेंट भी आया कि सर CSET आपने क्यों स्टॉप कर दिया। ये बहुत कड़वी बात है। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। उन्होंने बंद करवा दिया। एक्चुअली मैंने मेरे सारे वीडियो में एक बार बोला था कि भाई मेरा सेटअप नहीं है, मेरे पास कभी भी मेरी क्लास बंद हो सकती है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, जब भी इन लोगों को लगेगा कि बंद करना है तो कर देंगे। बस वही हुआ। मैं शायद 7-8 सेशन ले पाया। मैथ्स मैंने ऑलमोस्ट कर दी थी, रीजनिंग नहीं हो पाई थी। तो मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड था, ना कुछ था, ना टीम थी। उन्होंने सडनली इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया, तो मैं ले नहीं पाया। बाकी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मतलब जो मैंने बच्चों को कहा था कि मैं लास्ट मोमेंट तक उनको हेल्प करूँगा। लेकिन फिर भी मुझे कोई पर्सनली कनेक्ट करके पूछता है ना डाउट्स, तो ट्रस्ट मी मैं आंसर भेजता हूँ। जैसे मुझे बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं वो फोटो खींच के उसका सोल्यूशन करके भेज देता हूँ, या रिप्लाई भी करता हूँ। कई बार इकोनॉमिक्स में बच्चे मुझे भेजते हैं, ऑल्दो मेरे यूट्यूब से ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी से मैं कोई मेरा पेड कोर्स का स्टूडेंट है। मेरा तो कोई पेड कोर्स है ही नहीं एक्चुअली। तो मैं इसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। एक कमेंट लेता हूँ। एक ज्योति है, उसने कहा है कि मैं बताती हूँ इंसान तक मतलब टूटता कब है। वो ऐसे बोल रहे कि जब हमारे साथ वाले फ्रेंड सर्कल में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। मुझे लगता है फॉर अ टाइम बिंग लगता है कि वाली कहानी नहीं है। टाइम बिंग लगता है। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चला कि हम क्या बोल सकते हैं, हम फेल हो जाएं तो बुरा लगता है, लेकिन 2 स्टॉप के तो ज़्यादा बुरा लगता है। हाँ, लेकिन वो एक साइकोलॉजी मुझे लगता है UPSC में आने के बाद ठीक है, थोड़ा लगता है बुरा, लेकिन इतने तो मैच्योर हो गए होते कि वही बात है, अगर मूव ऑन करना पड़ता है कि नहीं तो वो लेके नहीं यार ठीक है, मतलब आपके साथ वालों का होगा, लेकिन आप मतलब उनके साथ रहते भी हो यार। अब हमारे साथ के, आपके साथ के, हम सब ने तैयारी करी, और हमारे साथ के ऐसा भी नहीं कि लोगों का नहीं हुआ, बहुत लोगों का हो गया। तो वैसे में हम उनसे थोड़ी ना खुश हो जाते हैं, खराब रिश्ते रखेंगे, ठीक है, इट्स फाइन। हाँ, नहीं उनका हो गया तो बीच में हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, मेरे साथ वालों का हो गया तो ये भी एक होता है और शायद मेरा और फिर भी चलो नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं, हम खुश हैं उनके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिल रखना ही चाहिए इंसान को, और समाज को समझना चाहिए यार, रोल ऑफ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं माँ बाप से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ये बात कि यार अपने बच्चों को सिर्फ इतना कहो कि भैया करो बस, और मस्त रहो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो उससे भी ज़्यादा ठीक। बस अपने बच्चों को दबाव मत डालो, क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो हर जगह, चाहे कोई यूट्यूबर है वो व्यू के लिए परेशान हो रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं बोला भाई मैंने, ठीक है। वो बहुत इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, भाई मेरे को लोग कम देख रहे हैं, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, पूछो मत। एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाए उसके लिए परेशान है, IAS की पोस्ट की जगह कोई और मिल गई तो उसके लिए परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। तो ऐसे केस में सच में मतलब कोई खुश नहीं है। इसलिए माँ बाप को रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करना चाहिए। बच्चों को बार बार बोलो, स्कूल लेवल से बोलो कि भाई जो चीज़ तुम्हें खुशी दे रही है वो तुम करो, तुम जीवन में सक्सेसफुल हो। बस अपने बच्चों को इतना सा बोल दो कि हमें तुम पे गर्व है, बस। तुमने बोला था ना दिनेश के मेरे घर वालों ने ये एंटिसिपेट कर लिया कि मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, गलती थी वो। और तो किसी बच्चे ने शायद बोला, एक ने कमेंट किया है कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, तुम ही नालायक निकले। अरे मैं तो नालायक हूँ, मैं तो एग्री कर ही रहा हूँ इस बात को। भाई मैंने IAS का एग्ज़ाम पास नहीं किया, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, है ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है मैं कि सब लोगों का एडमिट हुआ, पोस्ट भी ज़्यादा थी अप्लाई करने वालों से, फिर भी मेरा नहीं हुआ।
लेकिन बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी, मैं तो नालायक हुई यार। मैंने मेरे पेरेंट्स को कभी डिमीन नहीं किया, नहीं, लेकिन मैंने उस बात को बात बस एक बार रील पकड़ लेता है, भाई मैं क्या कह रहा हूँ समझो। जैसे मैं एक माँ बाप हूँ, आज मेरे बच्चे को मैंने कहा कि जाके तैयारी करो, चाहे वो IIT की हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो UPSC की हो, पर मैं उन्हें ये कहूँगा कि कोई बात नहीं, डरो मत, नहीं भी होगा तो हम अच्छा करेंगे, हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे और बैकअप भी रखेंगे एज ए पेरेंट्स। और चलो वो भी मत रखो, लेकिन अच्छा बोलो तो सही। तो मेरे पेरेंट्स का जो हमेशा ये मानना कि हो ही जाएगा, उससे फिर क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गई कि फिनेंशियल क्राइसिस आ गई, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने लगा दिया इन चीज़ों के ऊपर। और ऐसा भी नहीं था भाई, मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से अर्न करके ही वो कर रहा हूँ, मतलब तैयारी कर रहा था। काफ़ी लोगों को नहीं पता, पर मुझे आज इस UPSC इंडस्ट्री में भी काम करते 5 साल हो चुके हैं। और मैंने मेरे परिवार को बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। कुछ जानते ही नहीं हो यार तुम, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा से पूछो मैंने कितना सपोर्ट किया उनको फाइनेंशियली, उनको हर तरीके से मदद किया है। मेरे अकाउंट की सैलरी पहले दिन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की नीड्स थोड़ी ज़्यादा है तो मैं उनको भेजता हूँ। कुछ भी नहीं पता था उन लोगों को यार, मतलब कैसे बोलना बिना जाने जाते, मतलब कुछ भी और मैंने सिर्फ ये बोला था कि पेरेंटिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखो, बच्चे फेल भी हो सकते हैं, तैयार रहो सॉलिड तरीके से। क्योंकि मैंने उस पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, हर किसी के पास जीतने के बाद का प्लान है, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद का प्लान नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि मेरे पेरेंट्स शायद वो प्लान सेट नहीं किया था, तो ये थोड़ी गलती हुई थी, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स की तारीफ़ करता हूँ, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया, और शायद मैंने तारीफ़ ही की मेरे पेरेंट्स की यार। ये मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया, ये तारीफ़ नहीं थी क्या, वो गलत नहीं, मतलब ठीक है, पेरेंटिंग बहुत बड़ी बात है। शायद हमारे सोसाइटी में कंपेयर करना बच्चों को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों का क्रैक होना, ये पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन शायद इसको हमें हटाना पड़ेगा। अपने बच्चों से हम अपने बच्चों को हमेशा कहो कि वी आर प्राउड ऑफ यू, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है UPSC में तो फिर भी कम है, IIT नीट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, तुम क्यों नहीं बने, IITian तुम क्यों नहीं बने, पर वो ज़िंदगी की रेस ख़त्म कहाँ होती है। लेकिन IIT कर लो तो खुश, फिर उसके बाद कॉलेज से पास आउट हो खुश, प्लेसमेंट कर लो तो खुश, लेकिन वो खुशी तो मतलब पहुंच ही नहीं पाती हम तक कभी। गूगल में जॉब मिल जाए तो खुश वहाँ पे फिर उसमें आगे बढ़ने में, ले ऑफ में निकल जाओ तो दुखी तो फिर गवर्नमेंट जॉब। हाँ वो है यार, ये सब ज्ञान तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को जेन्युइनली इस एग्ज़ाम में हेल्प करना मेरा सपना है, और मैं सेल्फलेसली करने की कोशिश करता हूँ। मेरी क्लास जो बच्चे करते हैं वो सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने शायद इकोनॉमी की NCERT पूरी पढ़ाई, पॉलिटी की NCERT पूरी पढ़ाई इन्हीं दिनों में, कुछ दिनों में। उसके बाद मैंने CSET का कोर्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पूरी पढ़ा दी थी, PYQ करवा दिए थे टॉपिक वाइज, और थ्योरी पूरी पढ़ाई थी उसके अंदर। तो जितना कर सकता था करा था, लेकिन सेटअप दूसरों का था तो मैं हेल्पलेस था। तो अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है ना? हाँ ऑनलाइन अवेलेबल है। और मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूँ, मुझे तक यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हाँ मुझे यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुम ज़्यादा अच्छा मत पढ़ाओ, तुम सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ाओ और पेड को उसमें लाने की कोशिश करो बच्चों को। तो मैं एग्री नहीं हुआ वहाँ पे। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, हाँ कि जो फ्री कोर्स का हुआ चल रहा है, फ्री कोर्स तो प्रमोशन होता है, सिर्फ प्रमोशन होता है। मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो मतलब अभी लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है इस बात से। तो मैं फ्री कोर्स सिर्फ प्रमोशन होता है, घूंघट, मतलब ऐसा पता है क्या करते हैं वो, मतलब एक घूंघट होता है ना, तो इतना दिखाते हैं, हमें लगता है बहुत सुंदर कोई है, लेकिन वो इतना सा फिर छोड़ देता है। उसके लिए फिर वो कोशिश करते हैं कि पेड में कन्वर्ट हो। सारे इंस्टीट्यूट का यही हाल है। तो मतलब बच्चों को फिर पेड ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कंटेंट अच्छा, इनका टाइम भी बच जाएगा। मैं कैसे कह दूँ यार, किसी की स्थिति ना हो तो खरीदने की आई नेवर। लेकिन कोचिंग को भी तो रिकमेंड, कोचिंग को सस्टेन करना है, पर मुझे लगता है सच पे बोलना चाहिए। एक मतलब देवता मत बनो ना पूरा, फिर एक्सेप्ट ही कर लो कि तुम। लेकिन ये भी तो बात है, अगर मतलब पेड कोर्स नहीं लेंगे बच्चे तो वो जो फ्री कोर्स है वो भी नहीं चल पाएंगे, टीचर्स को पेमेंट नहीं मिल पाएगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो इस इंडस्ट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडस्ट्री से बढ़ेगा। ये बहुत है। लेकिन जैसे बीच में कोई चीज़ रोक देना, प्रॉमिस पूरा ना करना, वहाँ पे जो इंटेंशन गलत कर देना। मैं अपने बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरा पेड पढ़ लो चाहे फ्री पढ़ लो। भाई अगर तुम मेरे पास मदद मांगने आ गए ना, तो चाहे फ्री हो चाहे पेड हो चाहे कुछ भी हो, मैं ईमानदारी से मेरे पास जो भी होता है सब दे देता हूँ। यू विल नॉट बिलीव, जो चीज़ मैंने फ्री पढ़ाई वही चीज़ मैंने पेड में पढ़ाई है। तो मेरा ये रहता है, तो मेरा इंस्टीट्यूट से यही कहना है, फ्री चाहे इतना सा दो, लेकिन अच्छा दो। इस इंटेंशन से मत दो कि तुम उसे कन्वर्ट करना चाहते हो। ये है मतलब थोड़ा सा एथिकल हो जाओ यार, ज़्यादा नहीं,
क्योंकि देखो फाउंडेशन तो कोई भी फ्री में नहीं देगा पूरा, तो वहाँ पे तो बच्चे एडमिशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा सा उम्मीद करते हो कि आप मदद करना चाहते हो तो वहाँ पे कर दो ना थोड़ी सी मदद। मतलब वहाँ पे भी आप यही घुसा रहे हो कि मैं कैसे प्रमोशन करूँ। मतलब आपको तो खुद ही पता है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे 1 घंटे क्लास में आधा घंटा तो प्रमोशन ही चलता है। ये वाला कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है, ले लीजिए, ये वाला कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो इंटेंशन बड़ा वो होता है, ख़राब सा होता है। और दूसरा एक और चीज़ देखा, क्वालिटी। भाई सब लोग व्यूज़ के लिए ना मसाला पे आ चुके हैं, बच्चे समझ नहीं रहे इस बात को। मसाला, तड़क भड़क बोलना, कंट्रोवर्शियल न्यूज़ को फटाफट से बनाना, चाहे उनका एग्जाम में कोई रिलेवेंस है या नहीं है, पर वो बना रहे हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि वो जो कंटेंट क्वालिटी है वो काफ़ी घटी है, क्योंकि व्यूअरशिप ज़्यादा हो गया। अब देखो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि भाई अगर यूपीएससी रिलेटेड बनाएंगे तो व्यूज़ तो लिमिटेड रहेंगे, तो क्यों ना हम इसे देश भर में फैलाएं। तो इस केस में फिर जाके उन्होंने जनरल कंटेंट बनाना शुरू किया, पॉलिटिकल, क्या बोल सकते हैं, देशभक्ति ले आए। कोई प्रो इंडिया बोल रहा है, कोई अगेंस्ट इंडिया बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, बस चल रहा है। और टॉपर को लाने का शॉर्टकट भी तो पता ही है। टॉपर से एक कमेंट है कि कनिष्क कटारिया पे जो कमेंट हो गया था, यहाँ पे एक मतलब ये दिखता है ना, कनिष्क कटारिया भी वेल ऑफ फैमिली से था लेकिन हार्ड वर्क उन्होंने किया था। हाँ। तो उसका हम कैसे देखेंगे? मतलब यार इसको मेरा कहने का ये मतलब था कि हार्ड वर्क तो था लेकिन रिसोर्स में थोड़ा सा ईज था, बस मैंने ये कहा था। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ही वॉज नॉट हार्ड वर्कर। भाई ही वॉज हार्ड वर्कर। उसकी जेई रैंक बहुत तगड़ी थी, मतलब आई थिंक टॉप 50 में था शायद वो जेई में, वो जीनियस था। लेकिन बस मैंने ये कहा था कि जैसे शुरुआत से ही उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, उसका फ़ायदा उसे थोड़ा हुआ है। हाँ। ये चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। ये भी तो है कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है पर क्लास लोगों से? मैंने कुछ कहा ही नहीं यार। आईएएस का बेटा आईएएस मेहनत करके रात भर पढ़ाई करके, अरे आईएएस का ये उल्टा, हर चीज़ को उल्टा समझ गए थोड़ा सा। यार मेरा कहने का मतलब था, और मैंने ये कहा था कि भाई जिसके पास रिसोर्स है उसके लिए ईज हो जाता है, यही तो कहा मैंने किसी हेट वाली बात बोली? आई एम जस्ट सेइंग कि डूड आईएएस का बेटा है सम ईजनेस। इट्स नॉट लाइक मी जिसने पहला अटेम्प्ट दिया लेकिन उसमें भी सोच रहा है कि यार अगले महीने का रेंट आएगा कहाँ से, या सोच रहा है कि खाने का क्या होगा, या सोच रहा है कि शायद कितने टाइम में दे पाऊंगा, क्यों मैं दूसरी नौकरी नहीं कर लेता। इस तरह के डाउट्स नहीं चल रहे थे। आप समझ ही नहीं रहे हो। अपर मिडिल क्लास मतलब ईजनेस इन द प्रिपरेशन, इजीली गेटिंग द रिसोर्सेज जो आपको पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज भी सारा सोच रहे हैं कि भाई कोई सॉल्व करी होगी वही मिल जाए तो उसी को लगा लें। मतलब आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कहीं नहीं कहा। मेरे शॉर्ट को दोबारा देखो, क्या कह रहा हूँ कि मैं एक कड़वा बात बोल रहा हूँ। मैं शॉर्ट को रिपीट कर रहा हूँ एग्जैक्ट, कि मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो लोग हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा आता है, ठीक है। और इस पूरे जो एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादातर जो हलवा है इसको अपर मिडिल क्लास ने खाया है, ये मैंने बोला है। तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई ईजनेस था, रिसोर्सेज था, तो ज़्यादा फ़ायदा किनको मिला? जिनके पास में इजीली रिसोर्स जिनको अवेलेबल था, ये जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, ये मैंने बोला है। और ये चीज़ आपको दिख नहीं रही है क्या कि ट्राइबल एरियाज में से कितने लोग आगे बढ़ के निकल रहे हैं, ना के बराबर। अगर हम लोग अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में देखें तो वहाँ पे भी कुछ ही कास्ट को फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादातर को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या डेटा दिख नहीं रहा है? करेक्ट। क्या आईआईटी का पेपर ऐसा है कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ करके क्रैक कर सकता हूँ? क्या वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है बड़े टॉप इंस्टीट्यूशन से के टॉप फैकल्टी से पढ़ने की? कोई भी मुझे जेई एडवांस का पेपर ला के दिखा दे जिसको वो बिल्कुल एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट से सॉल्व करवा के रैंक ला के दिखा दे, नहीं आएगी। ज़रूरत है। तो बस मेरा कहना था कि ईज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो जो मतलब जो फ़ायदा था टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का, इन सब का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। इसमें कोई गलत नहीं बोला है, और मैंने किसी के लिए, मेरे अंदर हेट्रेड नहीं है, पर मुझे अपने उन लोगों के लिए चिंता है जो शायद टैलेंटेड बहुत थे पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मुझे दुख है उन लोगों के लिए हमेशा, और मैं उनके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत में नीचले स्तर से भी लोग उठें। ये शॉर्ट्स का भी ये होता है ना कि शॉर्ट वीडियो में पूरा व्यू नहीं दिखता, पूरा व्यू नहीं करता, इसी तो बोल रहा हूँ। शॉर्ट में हम लिंक डालते भी हैं फुल वीडियो के, हाँ। अगर आपको देखना है तो फिर फुल वीडियो देख सकते हो। देखो शॉर्ट वीडियो है ना, थोड़ा सा ये प्रोवोक करने के लिए होता है कि आप जाओ और देखो कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको आप पूरा सेंस मत लो उस चीज़ से। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और मैंने अपर मिडिल क्लास के लिए कोई भी अपने अंदर मतलब नेगेटिव बात नहीं रखी है यार। सब मेहनत करते हैं, मेहनत के बिना तो कोई नहीं होता बनने का तो। हाँ, लेकिन बस वही है कि आपको एटमॉस्फेयर ईज करता है आपकी प्रिपरेशन को।
बस ये बार बार बोला था। और मेरा मुझे कंसर्न है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मौका नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है यार। और हमारा जो एग्ज़ाम, मैंने बार बार बोला कि हमारी क्वालिफिकेशन डिग्री और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रात दिन का फ़र्क है, तो उसे जो बीच में ब्रिज करने के लिए सच में हमें हेल्प चाहिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की हेल्प हो या फैकल्टीज़ की हेल्प हो, टीचर्स की हेल्प हो, और उसमें तो भाई पैसा लगता ही है। तो ये मैं बोल रहा था, मतलब मैं सच बताऊँ, आई एम सॉरी अगर किसी को बहुत बुरा लगा है तो। और इसमें मान लो ना कि हाँ ठीक है भाई, IAS का बेटा था, मेहनत किया था, लेकिन रिसोर्स आसानी से अवेलेबल हो गए, इतनी सी बात एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। हो सकता है कि जिसका नहीं हुआ और जो रिसोर्स से थोड़ा सा नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज पे रहने की वजह से कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समाज में क्रिएट हो गया, वही दूर हो जाए कम से कम। मतलब एक छोटी सी बात मैं किसी को आगे कहूँ कि यार शायद तेरा भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं हो पाया। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे, वो इक्वल फुटिंग पे रखते हैं। अब एग्जामिनर को तो नहीं पता है ना कौन किस बैकग्राउंड से लिख रहा है पेपर। इसमें एक ने डर वाला भी एक कमेंट किया कि डर होता है, ये मुझे लगता है डर हमें एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम लोग सब कुछ स्टेक पे लगा देंगे तो यही होएगा ना। वही फिर वो फाइनेंस से ही अगेन आ जाता है कि आपकी फाइनेंशियल, अगर आपकी बैकग्राउंड 1-2 साल ही आपको सस्टेन कर रही है। अरे एक बार मैंने यही बोला था, आपके फादर IAS ऑफिसर है तो भाई फिर गेम ही अलग लेवल पे खेला जाता है। फिर आपको क्या लाल बत्ती का मोह है? आपके फादर बैठते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ में, आपने अपने घर में हर चीज़ इजीली देखी, आपका गेम ही अलग हो जाता है यार। वो डर ही नहीं है ज़िंदगी में यार, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और भाई फिर आदमी खेलता है, नेक्स्ट लेवल पे खेलता है, समझ रहे हो आप? तो मेहनत तो है भाई, डेफिनेटली आप पेपर लिखते हो, मेंस लिखते हो, प्री लिखते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन दैट माइंडसेट, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ईज इन द प्रिपरेशन डेफिनेटली सपोर्ट करती है। और मेरी बात मत जाओ, डेटा उठा के देखो यार, डेटा उठा के देखो। कैटेगरी में भी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जिनके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं, चाहे वो मतलब कोई भी कैटेगरी हो। आई विल नॉट टेक द थिंग्स एक्सप्लिसिटली हियर। वहाँ पे भी यही हो रहा है कि सर्विस हो गई और अब फिर उनको रिसोर्स मिल रहे हैं, ये हो रहा है। और कुछ ही कम्युनिटीज़ पूरा फ़ायदा ले रही है चीज़ों का। आप देखो OBC में कितनी सारी कम्युनिटी थी, बस कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा आज तक। अदर जो कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनमें भी यही सिचुएशन है। आप देखो झारखंड में की जो ट्राइब्स है, कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचा। उस सेम कैटेगरी बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन तो है लेकिन फिर भी बिल्कुल उसका फ़ायदा लास्ट तक नहीं पहुँचा, सही बता रहा हूँ मैं। तो ईज होता है भाई, और सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम। IIT में उठा के देख लो यार, IIT का रिजल्ट, IIT में देख लो कौन से बच्चे हैं। कभी किसी IIT में जाना, आज का मुझे नहीं पता, पर मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, देखना और एक पूछना कितने लोग कोटा गए थे या कितने लोग थे जिन्होंने कोचिंग करी नहीं और सिलेक्शन हुआ है। एक आदमी अगर मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज सबका कहानी वही थी। कोई फिटजी से, कोई एलन से, कोई कहाँ से, कोई कोटा में तैयारी किया, कोई दिल्ली में तैयारी किया, कोई जयपुर में तैयारी किया, सबकी कहानी यही थी। कहाँ तो दूसरे बच्चे नहीं ला रहे ना पैसा, वो पैसा एग्जाम क्रैक करने के। मतलब यही है कि अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो अच्छा होता है, एक माइंड सेट आपका अच्छा हो जाता है कि एक टेंशन नहीं रहता कि रेंट का क्या प्रॉब्लम हो। क्योंकि ORN में मैंने देखा है लोग 20-25,000 तक भाई ORN में हम जैसे लोगों की भाई मतलब स्थिति ख़राब है। मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ थी इस तरीके से, नीचे एक मतलब उसी को एक कमरा बना दिया था, बहुत सस्ते में लिया और वो भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड किया। बहुत स्थिति ख़राब है ORN में। और मैं लास्ट में एक बात बोलता हूँ, बहुत इमोशनल है, जिनको भी अच्छे से रिसोर्स मिल रहे हैं, जैसे कोई IAS का बेटा IAS बन रहा है और ये सब है, तो आप लोग को थोड़ी आसानी रही है चीज़ें क्रैक करने, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की सेवा करने की भावना से आप मज़े से सर्विस करिए और अच्छा करिए ना। मतलब क्यों चीज़ों को नेगेटिव ले रहे हैं। एक ही कमेंट भी आया था कि अभय गौतम का, कि यू गाइस आर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सच रबिश थिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ब्लेमिंग अदर्स फॉर नॉट हैविंग समथिंग इन योर लाइफ। आई लिटरली डोंट फाइंड एनीथिंग ट्रू इन दिस। एवरीबडी इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी and everybody faces every sort of problems in their life. ये वाली बात तो सही, अब इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, ये बिल्कुल से मैं सहमत नहीं हूँ यार। मतलब वही बात है, अपर मिडिल क्लास बच्चे की तैयारी और एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की तैयारी में बहुत फ़र्क होता है। रिजल्ट्स आते हैं, मैं इसके लिए डिसएग्री नहीं करता, लेकिन नंबर प्रपोर्शन में बात करो ना यार। 99 वैसे लोग हैं, एक इंसान ने समहाउ मैनेज करके क्रैक कर दिया। आप उसके एक एग्जाम्पल की पीपूड़ी बजाते रह रहे हो, लेकिन कितने हैं जो नहीं कर रहे हैं।
अब बिहार में जाके देखो गाँव की स्थिति क्या है, यूपी में जाके देखो गाँव की स्थिति क्या है। ज़्यादातर लोगों से नहीं हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल है जहाँ से हो जाता है, वो स्टार बन जाते हैं, फिर उसको कैपिटलाइज करते हैं लोग। आप समझ ही नहीं रहे छोटी सी बात को। और इक्वल अपॉर्चुनिटी तो भाई साहब ये बात तो मतलब कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट आके ये एक्सेप्ट कर ले, दुनिया में मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका में भी, अगर आप, अमेरिका सबसे प्रॉस्पेरस कंट्रियों में से एक है, वहाँ पे भी कोई आके मान ले कि उस देश में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, भाई मैं नहीं मान सकता इस बात को। और सबके लाइफ में सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम का इस तरह अलग है। एक प्रॉब्लम जहाँ पे ब्रेड एंड बटर की लड़ाई है, और एक प्रॉब्लम जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा, बाहर तो आपको थोड़ा सा पोल्यूशन लग रहा है, या आपका खाना आज थोड़ा सा ठीक नहीं आया, इतनी एक तो ये वाली प्रॉब्लम। और एक इंसान जो मतलब बिल्कुल निचले स्तर पे, उसको पता ही नहीं उसकी ज़िंदगी का कल क्या होने वाला है, कैसे बराबर कर लोगे अपनी प्रॉब्लम्स को? इसमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात है। हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उनका ऑप्शनल इकोनॉमी था, तो बोल रहे थे उन्होंने इकोनॉमी ऑप्शनल छोड़ा था, तो जो बुक्स थी ना इकोनॉमी ऑप्शनल बहुत महंगी थी, रेफरेंस बुक जो उनकी 5-5, 6-6, 7-8 हज़ार की, तो वही पे चला जाता है कि फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं थी, कहाँ से वो इक्वली नहीं। चैलेंजेस सबके हैं, ये वाली लाइन से मैं टोटली एग्री करता हूँ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं होगा, सबकी लाइफ में चैलेंज है। इवन आप अगर मतलब गौतम बुद्धा बन गए तो बात अलग है कि भाई आपने तो निर्वाण ही पा लिया ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप हम जैसे सामान्य इंसान हैं, या अफसर भी हैं, पीएम भी हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी की लाइफ में चैलेंज नहीं है? भाई अब चुनाव जीतना है उनको हम सबकी लाइफ में चैलेंज है यार। तो लेकिन चैलेंज की इंटेंसिटी क्या है? आप कैसे बाइनरी देख सकते चीज़ों को, स्केल है ये पूरी, उसमें क्या होता है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 0 है, और बीच में बहुत सारी बैंड्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा मोटा मोटा कि भाई चैलेंज कैसे, घर वालों की याद बहुत आ रही है, ये भी एक चैलेंज है, और एक इंसान रोटी नहीं है शाम में खाने के लिए, ये भी एक चैलेंज है। यू गॉट दिस पॉइंट? एक कंफर्टेबल रूम में रहना, ये भी एक चैलेंज है। और सॉरी मतलब आपको जो कंफर्टेबल रूम में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, वो भी एक चैलेंज हो गया, मन नहीं लग रहा, या वो तो मैंने अभी बोल ही दिया। और दूसरा, कई लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है, या मैंने ऐसे लोग लाइब्रेरी में सो रहे हैं। ओआरएन की स्थिति देखो यार, मैंने बच्चे देखे लाइब्रेरी में सो रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, खाने के लिए नहीं थे उसके पास में पैसे, नहीं क्रैक नहीं कर पाया, उलझ गया उस साइकिल में। कुछ क्रैक भी कर जाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करो, मेजॉरिटी के ऊपर ही तो पॉलिसी बनेगी। अगर मेजॉरिटी क्रैक नहीं कर पा रही स्ट्रगल में, तो पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी ना। ये थोड़ी ना मैं एक एग्जांपल ले लूँ जो स्ट्रगल क्रैक कर रहा है और फिर पॉलिसी बनाऊँ। क्या 100 स्ट्रगल लोगों में एक इंसान रिजल्ट लेके आएगा? तो क्या मैं 99 के स्ट्रगल को साइड लाइन करके उनके लिए सोचूं ही ना, बंद कर दूं उनके लिए सोचना? ये समझना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने क्या ऐसे जैसे नेगेटिव बोला है, तो काफ़ी लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट भी किया है। एक ने बोला कि देखो पॉजिटिव वालों की बात हम कम कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो समझ चुके हैं हम क्या कहना चाहते थे। हम लोग यहाँ नेगेटिव वालों की बात ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको भी बस समझा रहे हैं। और सच बताओ ना, किसी भी नेगेटिव कमेंट के लेके हमारे मन में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि यार इसने मेरे नेगेटिव क्यों बोल दिया। सब फ्री हैं। और हमने ओपिनियन रखा था यार, हमने कोई थोपा थोड़ी था किसी के ऊपर कोई बात को, बस हमने कोशिश की थी कि यार क्यों ना हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करें। मुझे लगता है यही हमारा एक यूट्यूब एक रेयरेस्ट चैनल होगा कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं। ये भी एक साइड है आपकी। मैंने ये कहा था कि दैट इज व्हाई दिस पॉडकास्ट इज टेकिंग प्लेस और दिस प्लेस इज हियर। या इसी में लाइन है जब मैंने कहा था कि शायद फेल होने का तो सब के बाद किसी का प्लान नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग हियर। तो हमने बात करी उसके ऊपर। एक बैक टू द पेरेंट्स के सवाल पे भी आ जाते हैं कि पेरेंट्स हमारे चाहते कि आईएएस वगैरह बन जाए। किसी ने ये भी कहा था कि एक पेरेंट्स का भी पॉडकास्ट वगैरह होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तो होना चाहिए। इसमें पेरेंट्स बहुत है ना इमोशनल हो जाते हैं, और वो प्रेशर जो है बच्चों पे आ जाता है। अरे वो थोड़ा सा पेरेंट्स भी तो समाज से ही है ना, मैं उनको भी क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन हम उनको ब्लेम भी नहीं कर रहे, लेकिन अब उनको समझाना भी है कि देखो अब ये आजकल चल रहा है, एक जनरेशन गैप है। मेरा ये मानना है कि उनका भी एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का पर्सपेक्टिव तो फिर भी अवेलेबल है, कमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं आ जाता है, पेरेंट्स का अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। हाँ, और आप लोग लाओ ना पेरेंट्स को भी पॉडकास्ट पे। कोई पेरेंट अगर देख रहा है उसको पॉडकास्ट पे आना है तो नीचे फॉर्म दिया है, वो फिल करो। हाँ, कहने का मतलब बहुत सही बात बोली यार, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव आना चाहिए। पेरेंट्स ही बहुत बड़ी रोल है। सच बताओ ना, पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, मेरी आपकी किसी की ज़िंदगी में पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो
वो बच्चे को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग भी था ना कि पेरेंट्स के डिसीजन गलत हो सकते हैं, इंटेंशन नियत कभी गलत नेवर नेवर, पेरेंट्स की इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ डिसीजन गलत हो सकते हैं तो, लेकिन इस बार हमें डिसीजन भी सही करना है तो इंटेंशन तो आपकी हमेशा अच्छी थी। कमेंट है जमीन से जुड़ी हुई बात ही कही कि लॉक हो युवा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, संजीव सान्याल जी का, संजीव सान्याल का हाँ एक बिल्कुल स्टेटमेंट आया था। हाँ आप कितना एग्री है उससे? मैं एग्री हूँ उससे, और हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल एग्री है उस बात से। अभी बताओ, हम तो, मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यार जब वो लोग बोल रहे हैं तब तो कम से कम समझ जाओ कि शायद हम कुछ तो रिलेवेंट बोल रहे हैं। लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत बात की थी इसमें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर फेल हुआ है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था टू जनरेट जॉब्स, और आप बोल रहे कि प्राइवेट में जाओ कमाओ। हाँ, यहाँ पे किसी ने एक पता नहीं कोई शॉर्ट्स में कोई लड़की थी, उसने कहा था कि मेरे पास 4 डिग्रियां हैं फिर भी जॉब नहीं मिल रही। हाँ ये एक डिग्री और स्किल में डिफरेंशिएट, हाँ, वो थोड़ा समझना होगा कि डिग्री और स्किल्स, और उसके बाद भी ये बात भी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है कि आपको इक्वली स्किल्स हो फिर भी शायद काम ना मिले, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि हाँ ये रियलिटी है कि भाई सरकार ने उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं करी, स्पेशली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर में भी धीरे धीरे अब सैचुरेशन दिखना शुरू हुआ है, अब उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, और सही बताऊं तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है ना, तो सर्विस सेक्टर भी अब नीचे जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री का बूम भी खत्म हो गया, आईटी इंडस्ट्री एआई के आने की वजह से कोडिंग लिख पा रहा है वो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प अब आजकल चैट जीपीटी से और दूसरे और भी एडवांस एआई टूल्स आ चुके हैं जो बहुत अच्छे कोडिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, अभी जॉब्स का दिक्कत हो ही रहा है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस की बात है। लेकिन मेरा ये मानना था कि हमें दूसरे एवेन्यूज़ पे ध्यान देना होगा। जैसे अभी हमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होगा उस पर, और डेफिनेटली हम तो क्या ही करेंगे उसके अंदर, गवर्नमेंट को वहाँ पे थोड़ा पुश करना पड़ेगा, और हमें गवर्नमेंट को इसके लिए पुश करवाना होगा। देखो चाइना की सक्सेस है ना, बहुत बार अपनी क्लास में बोलता हूँ, चाइना की सक्सेस बड़ी इंडस्ट्री से नहीं आई है, चाइना की सक्सेस एमएसएमई से आई है। चाइना की सक्सेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सक्सेस से आई है, जहाँ पे सच में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। चाइना ने अपनी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है ना, वहाँ पे बहुत ध्यान दिया है। चाइना ने ग्लोबल वैल्यू चेन में एक प्रोडक्ट में एटलीस्ट महारत हासिल कर ली है, क्योंकि और महारत हासिल करने का मतलब है कि बेस्ट क्वालिटी को वर्ल्ड में उस कोस्ट पे कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता, सिर्फ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग उसमें महारत हासिल कर लेना, क्योंकि अगर हाई कोस्ट में तो बेस्ट क्वालिटी कोई भी दे देगा, लेकिन ऐसी कोस्ट में देंगे जो कोई नहीं दे रहा और बेस्ट होगा वो। तो हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना पड़ेगा, सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा इस तरफ। सरकार का तो एक रोल है, वो काफ़ी पुश हाँ, करेगा। और जो हमारी एंटरप्रेन्योर जो चीज़ें हैं उसमें अभी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी समाज के अंदर, वो भी फिर वहाँ जॉब क्रिएट होंगी। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पहली बात तो स्किल और डिग्री में गैप है। ऐसा भी है कि स्किल के बाद भी जॉब ना हो, ऐसी संभावना भी बनती है, लेकिन ऐसे में हमें हौसला खोने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप हो सकता है बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ कर लेंगे। गवर्नमेंट को हमें पुश करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आम आदमी के हाथ में इस वक्त नहीं है, सरकार को थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप को पुश करना पड़ेगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी, और जैसे कैसे एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जो सरकार टाइम टू टाइम ला भी रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं ला रही है, तो पर हमें रेडिकल लेवल पे बदलाव करना पड़ेगा, सक्सेस ग्रोथ समझनी पड़ेगी। चाइना की सक्सेस ग्रोथ मैंने आपको बताया छोटी इंडस्ट्री से आई है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री से नहीं आई है। रिवर्स इंजीनियरिंग वहाँ पे बहुत सही से था, वो जैसे फ़ोन आया, फ़ोन को खोलते थे क्या क्या है और फिर खुद से बनाना शुरू किया। तो इंडिया ने वो मेडिसिन में तो किया, लेकिन सेम चीज़ हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में रेप्लिकेट नहीं कर पाए। इस तरीके से चीज़ें हैं। और एक हमने प्रीवियस वीडियो में कंपेरिजन किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, यूपीएससी के इसमें मत पढ़ो, उसमें ज़्यादा ये, लेकिन उसमें भी तो रिस्क है, मतलब फेलियर भी तो बहुत ज़्यादा है उसमें। बिल्कुल, एक तो कैपिटल नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने कहा ही था कि उस समय भी हमने एक बात बोली थी कि इसमें सब पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने, पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा। हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट को अश्योर करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि नए लोगों पे प्राइवेट प्लेयर पैसा नहीं लगाएगा। जैसे आजकल सरकारें क्रेडिट गारंटी की स्कीम चलाती हैं कि अगर आप बैंक को कहती है कि भाई आप पैसा दो, और फिर वो पैसा अगर मान लो समहाउ बिजनेस फेल होने की वजह से कोई भी रीजन से नहीं लौटा पाता है तो हम लौटा देंगे। लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सरकार दूध की धुली है। मैंने कब कहा कि सब आसानी से है? प्रॉब्लम्स हैं भारत में और हमें लड़ना है उस चीज़ से, इसीलिए तो पॉडकास्ट बना रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने दूसरे मुद्दों को साइड में रखते हुए
अब समझ ही चुके हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ. हमें इकोनॉमी के ऊपर सीरियस फोकस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना पड़ेगा, यूथ को प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो उसके लिए सफिशिएंट मेजर्स लें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. एग्रीकल्चर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना मुश्किल ही है क्योंकि तो ऑलरेडी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. हाँ, और सर्विस सेक्टर में पहले बोल रहा हूँ अभी वो प्रॉब्लम में है इस वक्त. मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी स्कोप है, वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, हमें कोलैबोरेशन करना होगा दूसरे कंट्री से, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा. गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा अगले 5 या 10 साल के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है, तब इकोसिस्टम बदलेगा. एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है हमारे देश में. डेफिनेटली हमें ऐसे लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा. जो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे गवर्नमेंट तो कर ही रही है, इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडिया की ग्रोथ है उसमें अपन का बेनिफिट कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स कैसे ले सकते हैं. जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह वो जो बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट करो, SIP का वगैरह. हाँ, वो मैंने इन्वेस्टमेंट SIP मैंने वो देखा था कि जैसे आप, वो तो हमारा ये था कि इनकम है, जैसे उनका सवाल ये था कि शायद हम लोग खुद क्या करें, इनकम कैसे करें. हाँ, इसके अंदर तो सबसे बड़ी बात है ना, हमें सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, डिमांड समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. एक बात, बट सारे जो अच्छे माइंड है वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, कहाँ इलॉन मस्क आएगा? अरे वो चीज़ तो मैं समझ ही रहा हूँ शायद, लेकिन लोग भड़क भी जाते हैं इस बात पे. क्योंकि USA में देखते तो सारे हमें देखते कि बिजनेसमैन की जो जॉब कर रहे हैं, गुजरात में देख लो, धंधा कर रहे हैं यार, बिजनेस कर रहे हैं और चलता भी है, लोग काम कर रहे हैं. सबको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत है, वो उसमें आगे आते हैं, फिर जॉब्स क्रिएट होती हैं. बड़े शहरों में यही हो रहा है. मुंबई में क्यों इतनी जॉब्स क्रिएट होती हैं, दिल्ली में इतनी जॉब्स क्यों क्रिएट होती हैं, लोकल एरिया में जो विलेज लेवल पे उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं होती हैं. तो उसका कारण यही है कि भाई उतनी तरह से लोगों को डिमांड समझनी पड़ेगी कि वास्तव में भारत में किस चीज़ की डिमांड है. इवन कि आप ग्लोबल डिमांड भी समझ सकते हो, लोगों की मेंटेलिटी को समझ सकते हो. उसके बाद हमें फिर डिमांड की सप्लाई करनी होगी. लोगों के पास पैसा तो है, हमें सबसे पहले भारत के अंदर ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की संभावनाएं हैं. फिर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की संभावना के साथ में एक आइडिया कंसीव होता है कि शायद ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी. फिर वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिर देन एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप करता है. जैसे अभी बताओ, कोई भी भारत का एक आइडिया ले लो, कोई भी आइडिया उठाते हैं हम लोग, आप उसको सोचो. मतलब अगर मान लो किसने सोचा था कि भाई खाना घर पे डिलीवर हो जाएगा, या किसने सोचा कि जो आज ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो घर पे डिलीवर हो जाएगा. पंडित जी आप मैसेज पे हो जाएंगे, आप पंडित जी से आप बात कर सकते हैं मैसेज पे. एक आइडिया ही तो था कि यार लोग. इसकी ड्रॉबैक ही आ जाती है ना कि ये फिर अपर क्लास का ये क्रीम खाती है, क्योंकि हम आपके पास आइडिया आ भी गया तो हम लोगों के पास पैसा नहीं है ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन इसमें जॉब तो क्रिएट होगी ना. जो भी करेगा वो जॉब क्रिएट करेगा. हाँ, मेरा कहने का मतलब अपर मिडिल क्लास भी कर रहा है, अपर मिडिल, लेकिन वो 10 जॉब. हाँ, इसलिए यहाँ पे मैंने अपर मिडिल क्लास की बात सिर्फ एग्जाम के लिए बोली थी, लेकिन मैं अपर मिडिल क्लास के अमीर बनने से ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बनो ना यार. अगर कल को मान लीजिए कि आप नितिन ही मान लो कल को एक बिजनेस बिल्डअप करता है और वो मुझे किसी अच्छी पोस्ट पे रख लेता है, तो मुझे तो जॉब मिली ना. और ऐसे पता नहीं कितने लोगों को रख सकता है. तो अपर मिडिल क्लास हो या दुनिया में कोई भी हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है, हमें उसको बहुत पॉजिटिव देखना है. पता नहीं हम लोग पैसे वालों को बहुत नेगेटिव देखते हैं कि अरे यार इसके पास बहुत पैसा है, घमंड होगा इसमें तो बहुत ज़्यादा, ये तो कुछ क्राइम करके ही पैसा लाया होगा, हरामी होगा ये एक नंबर. ऐसा कुछ नहीं है. देर आर कंपैशनेट कैपिटलिज्म. टाटा ने ये किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा किया, इन्फोसिस ने ऐसा किया. रिस्क की बात करते हैं, क्या किसने जॉब छोड़ के बताओ बिजनेस खड़ा नहीं किया? नारायण मूर्ति ने जॉब छोड़ के बिजनेस खड़ा नहीं किया. इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या हमारे आइडियल्स गलत है क्या इंडिया में? हम काफ़ी ब्यूरोक्रेसी को आइडियल एक आइडियल्स अलग नहीं होना चाहिए. टाटा, नारायण मूर्ति, ये वाले आइडियल्स हम कह ही रहे. बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, शायद मैं स्किप भी कर जाता इस वाली बात को. बिल्कुल सही कहा है. हमने उनको आइडियल तो देखा, लेकिन ना तो रास्ता बनाया उनके लिए. टाटा के पहुंचने तक का कोई रास्ता ही नहीं है. IAS के लिए सब तैयार है, प्री मेंस इंटरव्यू सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सिलेबस सब है, लेकिन कोई सिलेबस ही नहीं है जिसमें आपको पहुंचाया जाए कि आप टाटा जैसे कैसे बन सकते हैं. यार भारत की एजुकेशन ही रिफॉर्म नहीं है. अब जैसे हम लोग के पास अभी बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाएं, ग्रोथ का पार्ट कैसे बने, क्योंकि हमने एकेडमिक्स में कभी बात ही नहीं की थी इस बारे में. IIT जाओ अच्छी नौकरी लगेगी, MBBS करो अच्छी नौकरी मिलेगी. नौकरी वर्ड हमेशा ही था भाई, नौकरी वर्ड हमेशा ही था भारत में. हमें ऐसी एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और आजकल तो शायद ऐसा हो भी रहा है. केस स्टडीज पढ़ते ही नहीं हम.
भाई टाटा की केस स्टडी हम पढ़ते ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, कोई इंटरेस्ट नहीं है देश में एंटरप्रेन्योर और मिलियनियर कैसे बनते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस कैसे बना। जब तक अभी बताओ, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कभी पढ़ा हमने कि उसने कैसे बिल्डअप किया अपना ब्रांड, कोई भी छोटा ब्रांड, कोई साबुन का ब्रांड, कोई बिस्किट का ब्रांड, पार्ले जी का अभी हमें केस स्टडी नहीं पता, टाटा का केस स्टडी नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें, बस पता है कि हाँ वो अमीर बने, वहीं से आइडिया क्लिक होता है। भाई निखिल कामत का पॉडकास्ट देखो आप, वो बंदा क्या करता है, अपने अपने अलग अलग फील्ड से जिन्होंने बिजनेस तगड़ा तगड़ा बनाया हुआ है उनको लाता है और वो लोग बताते हैं मार्केटिंग से, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी लाया उन्होंने एक बार, तो बताया कि कैसे वो मतलब एक्सेल किया है उन्होंने। मैं सच बता रहा हूँ, हमें समझना पड़ेगा यार, इसको हम काट के अगर सही से बनाएंगे ना, जोड़ेंगे तो एक कहानी बन जाएगी। वो कहानी लास्ट में यही है, एजुकेशन में रिफॉर्म, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेरिमेंट्स, स्टडी ऑफ द केस, स्टडी ऑफ दिस लाइक सक्सेसफुल स्टोरीज इन द बिजनेस ऑल्सो। हमेशा AIR-1 यहाँ से पढ़ा था, AI-2 यहाँ से पढ़ा था, टाटा की स्टोरी क्यों नहीं इतनी लेके आते हम उनको, और दिखाएंगे तो इमोशनल वाली दिखाएंगे, स्ट्रगल वाली दिखाओ ना, कि बिजनेस लिया, फेल क्यों हो गया। कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो आजकल शायद इनकी केस स्टडीज के ऊपर भी बनाते हैं, लेकिन उनका ना मतलब वो एरिया ना बहुत कम है, हर आदमी मसाले वाले वो पाकिस्तान या कहाँ से आए, फिर मसाले का ब्रांड भाई ब्रांड बनाया, तो हम लोग समझ ही नहीं, मार्केटिंग स्किल्स नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि बहुत सेफ खेलते हैं। हमें समझना पड़ेगा, तब धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। ये बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं है, प्रीमियम से सिलेबस भी तो ख़त्म किया है ना, तो ये चीज़ भी हो जाएगी। वो शायद हम डिस्कस करेंगे, हम भी कुछ लोगों को बुलाएंगे जहाँ इस पे डिस्कस करेंगे, बात ही तो करनी है उस पर, शायद वो कुछ चेंज हो जाए। लेकिन इसमें एक ये है ना कि शायद हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसे कमाना बुरी बात, लाइक ग्रीड। USA में ऐसा दिखाया जाता है कि पैसे कमाने होते हैं उनको बहुत, इसलिए वो मैं सही बता रहा हूँ, दोनों फिलोसॉफी में प्रॉब्लम है। और भारत की फिलोसॉफी में वो ये बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। गरीबों को हमेशा बताया जाता है कि पैसे वाला बहुत स्ट्रेस में है। भाई मैं अभी एक क्रूज़ पे बहुत अच्छी छुट्टियाँ मना रहा हूँ, काय का स्ट्रेस है मुझे, मैं स्विट्ज़रलैंड का टिकट बुक करके अभी चला गया, छुट्टियाँ मना रहा हूँ, काय का स्ट्रेस है। अर्निंग मनी कोई बुरी बात नहीं है, और वेल्थ को हमेशा ही अच्छा माना गया है। आप चाणक्य नीति पढ़ लो यार, क्या चाणक्य नीति में कोष की वैल्यू नहीं थी? उन्होंने जब बताया कि कोई एम्पायर एग्जिस्ट करता है तो उसमें कोषा की भी बात की थी चाणक्य ने। सेम आप संगम लिटरेचर में भी वेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। भाई देश कैसे बढ़ेगा, मतलब प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्पायर के लिए। नहीं, लेकिन आजकल इंडिया में काफी बात होती है और हाँ ये वाली जो बात है ना, हाँ ये वाली जो बात है कि मतलब संतोष सदा सुखी, ये वाली बात भी बहुत अच्छी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अनएथिकल काम ना करें। हाँ, नहीं अनएथिकल काम। तो हमारी जो फिलोसॉफी है ना, उसने इस तरीके से बनाया। अब कल को पैसा नहीं है और पैसे बन नहीं रहे तो गला काट दो किसी का, क्योंकि भाई पैसा बहुत चाहिए। अमेरिका यहाँ पे फेल होता है और हम यहाँ जीत जाते हैं। अमेरिका कहता है पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, पर्यावरण को ख़राब कर दो, एनवायरनमेंट डैमेज कर दो, सब डैमेज कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें कारें चाहिए, हमारे पास GDP ग्रोथ चाहिए, लोग खुश है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लोन में कोई खड़ा हो जाए, बंदूक निकाल लाएगा तुरंत, कान यहाँ लगा देगा, कैसे खड़े हो गए। बड़े सेंसिटिव लोग हैं वो, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के। हम लोगों का रिलेशन हमेशा अच्छा था, हम भाईचारा में बिलीव करते थे, एक दूसरे की मदद में बिलीव करते थे, हमने वेल्थ को कभी डिस्कार्ड नहीं किया। संतोष सदा सुखी हमने इसलिए लिखा था ताकि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो, कभी भी किसी से जेलसी फील मत करो। लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल पे कुछ अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। अगर आपकी पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, करिए, उसमें बुराई क्या है। वैसे ये ब्राइट माइंड जो है ना, USA में जाके वो CEO वगैरह बने, बहुत हार्डली वो भी बिजनेस खड़ा रहते हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर का जो हम बोल रहे थे कि वो रिफॉर्म चाहिए, कि एक बिजनेस कैसे बिल्ड करना है वो ज़रूरी है। केस स्टडीज़ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है यार। हम लोगों ने कभी भी उतना ग्लैमराइज नहीं किया टाटा को या बिजनेसमैनों को। और सच बताओ, उनको बुलाओ, उनसे बातें करो, उनको सुनो धीरे धीरे। और ऐसा होता भी है, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुँचता वो, एक क्रीम लेवल तक जाता है। यूट्यूब का एक फायदा सबसे बड़ा ये है ना, अब हो रहा है, अब हो रहा है, लेकिन फिर भी यार आम जनता ना थोड़ा सा, मतलब वो अलग ही नशे में है यार। वो रील्स देखना, रील्स में और क्रिंज कंटेंट में वो ज़्यादा बिजी है। वो ब्रांड बिल्डिंग और मतलब एक्सेल करने में और लर्निंग में उतनी बिजी नहीं है वो। अगर हम वे करें, एक बिजनेस खड़ा करना और IAS बनना, ये सेम ही है, रिस्क या अलग है? नहीं, रिस्क है भाई, दोनों रिस्क है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आसान है। बिजनेस स्केल करना बहुत मुश्किल काम है भाई। ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा आसान है, बहुत कॉस्टली भी है। जो आपको मजा करे वो आप करो। मतलब आपको लगता है कि आप सेफ खेलना चाहते हो,
और एक आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो IAS बनो, लेकिन वही है आपके अंदर सर्विस वाली फीलिंग होनी चाहिए। इंडिया में क्या है, माई बाप वाली फीलिंग आ जाती है क्योंकि वो कॉलोनियल हैंगओवर है। कॉलोनियल टाइम में क्या होता था, दरोगा भी बहुत बड़ी पोस्ट होती थी क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, फुल छूट दी थी कि जाओ गरीबों पे जो अत्याचार करने करो तो अपनी ताकत दिखाओ, तो एक कांस्टेबल भी बहुत बड़ा होता था। वही माइंडसेट कंटिन्यू रहा। अभी भी है कि अगर आप बाइक से जाओ और पकड़ ले तो देने पड़ते हैं पैसे, तभी छोड़ते। तो वो थोड़ा था, तो वो सरकारी नौकरी का क्रेज सा हो गया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को फॉर्मलाइज करना भूल गई। तो मैं कभी कोई सोचता हूँ कि 90% अनऑर्गेनाइज है, तो वो क्या करेगा फ्रस्ट्रेशन में, कभी भी जॉब जा सकती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो फिर सरकारी की तरफ ही जाएगा। तो कहीं बहुत सारी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स है जो शायद बहुत सारे एफर्ट से मतलब सॉल्व होगी। लोगों को खुद हाथ में लेना पड़ेगा। ये हम सब बैठ चुके हैं कि भाई अपने आप होगा। सरकार को भी भाई डेटा देना होता है, सरकार को भी ओपिनियन देने होते हैं। यहाँ लोग वोट डालने ना जा रहे, कौन जाएगा। सरकार बिल कभी कभी रखती है, कोई ओपिनियन भेजता ही नहीं है, बस बातें करते हैं, बस हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। एक आइडिया दो, 100 एक्सक्यूज ऐसे बताएंगे, बस यार ये कर लेते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम, फिर दूसरा बताओ इसमें ये प्रॉब्लम है, मतलब एक्सक्यूज की लाइन लगा देंगे। अरे चलो तो सही पहले। कभी कभी मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि शायद हमारे पास में सारी सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन अगली सीढ़ी का पता है, तो शायद उस पर चढ़ तो जाओ, क्या पता अगली भी दिख जाए वहीं से। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा फोग रहा हो और वो वेट ही कर रहा हो कि आप एक कदम आगे लेंगे तो फोग हट के अगली वाली भी दिख जाएगी। थोड़ा तो समझो। मैं मानता हूँ कि भारत की एजुकेशन एंटरप्रेन्योर स्किल्स को प्रमोट नहीं करती, अप्लाइड एजुकेशन नहीं है, तो वो तो गवर्नमेंट को काम करना है उसके ऊपर, लेकिन हमको सरकार को कंपील भी करना है कि भाई एजुकेशन पॉलिसी में यही ट्राई किया है ना वो कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इंटर्नशिप के थ्रू। हाँ, स्कूल लेवल पे भी ऐसी पढ़ाई हमको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। मुझे लगता है एक तो आप बिल्कुल एक साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अलावा ये सब भी पढ़ाओ, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब के बारे में पढ़ाओ। और जिनको जो इंटरेस्ट है वो करो। बिजनेस रिस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई दुनिया में आके कहते हैं कि बिजनेस बहुत आसान है, तो भाई मैं सबसे पहले इस देश का पहला यूनिकॉर्न अभी खड़ा करता इसी वक्त, अगर बहुत आसान होता तो। नहीं है यार, डेफिनेटली। बट आपको अगर मजा आता है, इफ यू आर रेडी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, गो फॉर दैट। यू विल फेल स्ट्रगल, बट ठीक है ना, हसल करो ना। हसलर होने में प्रॉब्लम क्या है, मतलब ठीक है, हो सकता है कि अभी एक ही सीढ़ी पता हो, फिर धीरे धीरे छठे, हो सकता है कुछ भी ना हो, पर यहाँ पे तो 6 टाइम फेल करके जाओगे ना, 5-7 साल वहां भी लग जाओ, वहां आउटकम आएगा शायद। हाँ, और वहां पे शायद ज्यादा संभावना है। यहाँ तो क्या होता है, गेम खत्म हो जाता है। 6 टाइम में नहीं किया तो कोई तुमको चपड़ासी भी नहीं रखता। वहाँ ये अगर 6 साल आपने लगा दिए किसी बिजनेस में, और ऑनेस्टली प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विस, लोग लेंगे। मैंने बहुत कम देखा है बिजनेस अगर बहुत सही इंटेंशन से बना और प्रोडक्ट आपका बहुत सही हो तो वो ना चले। मतलब फेल ट्रायल एंड एरर वाला होता है। हाँ, वो और आप सीखते जाते हैं और धीरे धीरे फिर आप बन जाते हो। और सही बताओ ना, अगर अच्छा कुछ काम किया है ना तो फिर जॉब भी खूब मिलेगी। वैसे भी लेकिन किसको बुरा लगता है कि आप उसका ब्रांड ना बनाओ आजकल। लेकिन इंडिया में अगर आपका इनकम एक ही सोर्स से आ रहा है तो प्रॉब्लम, लाइक सर्वाइव नहीं कर सकते आप। वो गवर्नमेंट जॉब का IAS का पेमेंट अगर आप बहुत ही अच्छे से कुछ करप्शन नहीं करे, क्या नहीं, कितना ही पेमेंट होता है, तो लेकिन उसमें सर्वाइव करना बहुत भी ठीक है। लेकिन चॉइस तो आपकी थी। चॉइस, हाँ। देखो अभी आप ये बोलो कि इसकी सैलरी कम है, मैं रिकमेंड करूंगा कि चाणक्य ने ये बात बोली है अपने अर्थशास्त्र में कि भाई सिविल सर्वेंट को करप्शन के लिए मना करना कुछ ऐसा है कि आप उसकी टंग पे एक शहद की बूंद रख रहे हो और कहोगे चखे ना। तो कहने का मतलब ये कि अच्छी सैलरी देना चाहिए। उस समय बहुत अच्छी सैलरी थी वॉरियंस एम्पायर में सिविल सर्वेंट के लिए, तो सैलरी डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए भारत को। या डेफिनेटली आप बताओ, यहाँ पे प्रोफेसर्स की और इन सबको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं मिलती है। वैसे जो जिन्होंने UPSC क्रैक नहीं हुई, बहुत सारे टीचर्स बने, प्रोफेसर बने, उनका पैकेज सुन के दंग रह जाओ। हाँ ट्रू। और कितने सारे अफसर हैं जो अभी मतलब बड़े बड़े, नाम नहीं लेंगे, मार्केटिंग हो जाएगी फालतू में उनकी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे लोग सर्विस छोड़ के आए। एक ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे शायद लोगों ने सर्विस छोड़ के इंस्टीट्यूट ही खोल लिया क्योंकि उनको पता है कि अच्छा पैसा कमा लेंगे। भाई ब्लैक में कमाएंगे, स्ट्रेस रहेगा, ED पकड़ेगी, ये करेगी। वाइट में कमाएंगे अच्छा, और उनकी तो एक ब्रांड वैल्यू बनी चुकी है, उनके नाम से वो इंस्टीट्यूट चलेगा ही चलेगा। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे लोग सर्विस छोड़ के आए हैं और अपना इंस्टीट्यूट खोले हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को ये भी भाई अच्छा है, करप्शन से तो कभी सही है ये कि वो कम से कम ईमानदारी के पैसे में बिलीव तो करते हैं। बस हमारा माइंड करप्ट ना कर दे, रील से माइंड करप्ट ना कर दे बस।
बाकी कुछ नहीं। ये तो है खैर, हाँ, ये ना? तो हाँ वो करप्शन है, ये करप्शन वही है, वो थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के लिए दूसरी साइड की बात नहीं करते। देखो इंस्टीट्यूट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, वो कभी दूसरी साइड रखते नहीं है क्योंकि उनको पता है, उनको सच्चाई सब पता है, लेकिन फिर भी रखेंगे तो उनका फिर बच्चा चला जाएगा। मेरे तो आपको तो कोई इंस्टीट्यूट खोलना नहीं है, तो अपन डरते नहीं किसी बात को बोलने के लिए। अपन तो जॉब कर रहे, ये कर रहे जो भी है तब है, बाकी तो वही फिर मेरा यही है कि जो अभी भी बच्चे आएंगे, जो गरीब आएंगे, अमीर आएंगे, सब आएंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी कि यूपीएससी के लिए? जिनके पास रिसोर्स नहीं है ना और आईएएस बनने का मन है, ट्रस्ट मी, इनफ चीज़ें ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। मैं सच बता रहा हूँ, आप आराम से अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस वाइड बहुत सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा कोचिंग की तरफ पुश करने की इतनी ज़रूरत नहीं है ही नहीं सच में ज़रूरत। टेस्ट सीरीज भी आजकल तो फ्री मिल जाती है, आप ओवरन से किसी भी मतलब क्या बोल सकते हैं, फोटोकॉपी शॉप से कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ को खुद से पढ़ा जा सकता है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ह्यूमैनिटीज़। इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट में फिर भी चलो टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हर कीवर्ड वाइज आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको रेपो रेट पढ़ना है, रेपो रेट सर्च कर लो। नहीं, काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाएगा ये अप्रोच इंडिविजुअल के लिए? कैसे? जैसी डायरेक्शन की तो वैसे ही कमी होती है। हाँ, डायरेक्शन की मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, वो कंटेंट रहता है, फिर भी मुश्किल होता है, फिर ये तो बहुत लंबा बात हो जाएगा। नहीं यार, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरा कहने का जो मोटा मोटा मतलब है ना, वो यहाँ पे ये है कि यार जैसे मान लो एक पर्सन, एक स्टूडेंट है, अब नहीं है उसके पास में कोचिंग के पैसे, तो भाई सिंपल है। सबसे पहले बात, अब आजकल खूब हेल्प अवेलेबल है यार, टॉपर के नोट्स अवेलेबल हैं, कोचिंग का मटेरियल भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बट यार अब ये वाली विल लाना कि यार मेरे से समझ में ही नहीं आएगा, ये नेगेटिविटी हो जाती है थोड़ी सी। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग में एडमिशन के बाद में क्लास ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको लगा ये बहुत रबिश है। सच बता रहा हूँ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। गौरव अग्रवाल का कोई पॉडकास्ट देखा मैंने, AIR 1 थे 2013 में, तो वो बता रहे थे अपनी क्लास की एक कहानी। तो उन्होंने कहा कि अर्थ का शेप कैसा होता है, उनसे क्लास में किसी टीचर ने पूछा, तो उन्होंने, कोई ने स्फेयर जवाब दिया, कोई ने कुछ जवाब दिया। तो टीचर ने कहा कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड होता है। हाँ, फिर उसने बताया जियोइड क्या होता है, उसने कहा अर्थ लाइक। तो कहने का मतलब यार यही है कि आप है ना, तो वो भी तैयारी करते हैं, ग्रेजुअली हो जाता है, आप आओ तो सही। जैसे मैं जब शुरू किया तो मेरे को सिर्फ NCERT पता थी, तो लाइन टू लाइन पढ़ी, फिर क्वेश्चंस देखे। ग्रेजुअली जब आप प्रिपरेशन में आते हो ना, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाते हो। जब आपको पता है कि कुछ एसेंशियल सोर्सेज हैं, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, NCERTs पढ़नी है, आप पढ़ते चले जाओ, फिर आप क्वेश्चंस लगाओ, फिर और क्वेश्चंस आपको सबसे बड़े आपको देते हैं, क्या बोलते हैं, बढ़िया आइडिया कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं। बस फिर क्वेश्चन लगना शुरू हो जाता है, फिर क्वेश्चन लगते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि यस यू आर द राइट रिसोर्सेज। फिर आप मॉक पेपर देखो, फिर आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपके रिसोर्सेज से मॉक भी अच्छे जा रहे हैं तो, एंड बस फिर वही दे करके पेपर में बैठ जाओ। यार अब मैं ये कहूँ कि अगर आपके पैसे नहीं है फिर भी माँ बाप की ज़मीन बेच करके भाई आ जाओ, अभी खूब रिसोर्स अवेलेबल है, पता है। और यूट्यूब को मैंने तब बोला है जब आप एक देखो, बार बार सर्च मत करो। जैसे मैं आज इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, आई नोट डाउन द पॉइंट्स कि मेरे को रेपो समझ में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक गो में जाके आप सारे वीडियो देख करके, हर किसी ने हर एक कीवर्ड में बना रखा है, ये बात सच है। तो उस तरीके से हेल्प करी जा सकती है। जिनके पास पैसा है भाई वो तो डेफिनेटली, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन आपकी प्रोफेशन को ईज़ करता है। तो दिनेश, आज मतलब पॉडकास्ट पे आने के लिए और जो बहुत सारे कमेंट्स है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने बुलाया। मुझे लगता है फिर से एक बार आना पड़ेगा। थैंक यू। कपिल शर्मा शो पे जिस तरह से वो आता है ना, कौन आता है, अक्षय कुमार। वैसा ही है, आना पड़ेगा। आप हमारे अक्षय कुमार।